पर ऐसी बोली लगाई कि हम मुकाबला ही नहीं कर पाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशानी को पसीना आने लगा। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पर मल्होत्रा ग्रुप की साख। इस मनहूस के कदम पड़ते ही सब बर्बाद हो गया। जब से ये घर में आया है हमारी किस्मत डूब गई। जाकर जादू लगाओ। आखिर कौन था वो घर जमाई और क्यों उसने अपनी अरबों की दौलत छुपाकर एक नौकर की तरह अपमान सहा? क्या ईशानी को अपनी गलती का एहसास होगा या राघव हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। शादी के बाद जब राघव पहली बार मल्होत्रा मैंशन पहुंचा तो स्वागत फूलों से नहीं बल्कि जहरीले शब्दों से हुआ। ईशानी की मां श्रीमती मल्होत्रा दरवाजे पर खड़ी थी, ठंडी नजरों, सख्त चेहरे और घमंड से भरी सांसों के साथ। उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई सस्ता सौदा देख रही हो। तो आ गए तुम? आवाज में अपनापन नहीं, सिर्फ हुक्म था। ध्यान रखना, ये शहर का सबसे बड़ा बंगला है। यहाँ रहना है तो नौकर बनकर रहना होगा, क्योंकि इस घर में घर जमाई की औकात नौकर से ज्यादा नहीं होती। कुछ पल के लिए हवा तक थम गई। कोई और होता तो पलटकर चला जाता, कोई और होता तो सवाल करता, लेकिन राघव बस मुस्कुराया। उसने सिर झुकाया और बहुत ही शांत आवाज में बोला, जी मां जी, कोशिश करूंगा कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। उस मुस्कान को किसी ने नहीं समझा, क्योंकि वो हार की नहीं, इंतजार की मुस्कान थी। उस रात कमरा फूलों से सजा था, लेकिन ईशानी के दिल में सिर्फ जहर था। जैसे ही राघव कमरे में दाखिल हुआ, ईशानी की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम हो मेरे पति? उसकी आवाज में व्यंग्य था। गलतफहमी में मत रहना, ये फूल, ये बिस्तर, ये कमरा, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। उसने बिस्तर के बीच में तकिया रख दिया, जैसे कोई सरहद खींच रही हो। तुम उस तरफ रहोगे, मैं इस तरफ, और याद रखना, अगर मेरी हद में आने की गलती की तो इसी घर से धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी तरफ लेट गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठहरी हुई खामोशी थी। उसने मन ही मन सोचा, इंसान को उसकी दौलत नहीं, उसका अहंकार अंधा बनाता है। अगली सुबह जो पूरा घर सो रहा था, राघव उठ चुका था। वो रसोई में नाश्ता बना रहा था, बगीचे में झाड़ू लगा रहा था, जैसे सच में कोई नौकर हो। खिड़की से देखते हुए ईशानी अपनी सहेली से हंसते हुए बोली, पापा ने पति नहीं, घर के लिए फ्री का नौकर ले लिया है। लेकिन उसी रात जब पूरा मल्होत्रा मैंशन नींद में डूबा था, राघव चुपचाप बालकनी में आया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा फोन निकाला, जो किसी किसान के पास नहीं होता। उसने नंबर मिलाया। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, न उसमें झिझक थी न विनम्रता। फेज 1 कंप्लीट, अब फेज 2 शुरू करो। मल्होत्रा ग्रुप के हर शेयर पर नजर रखो, और हाँ, किसी को शक तक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कॉल कट हुई। राघव ने अंधेरे में मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अगले कुछ हफ्तों तक राघव उस घर में एक अदृश्य साया बन गया। लेकिन हर रात जब पूरा शहर सोता था, राघव बालकनी में जाकर अपने सीक्रेट फोन से साम्राज्य चलाता था। एक दिन ईशानी की सबसे पुरानी और अमीर सहेली नेहा ने अपने नए विला के उद्घाटन की पार्टी रखी थी। नेहा ने फोन पर ईशानी से जिद की, ईशानी, तुम्हें आना ही होगा, और हाँ, इस बार अपने पति को साथ लाना मत भूलना। ईशानी घबराई हुई थी, क्योंकि समीर यानी कि नेहा का पति ईशानी के पिता का पुराना दुश्मन था, और आज ईशानी की कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। नेहा और ईशानी कॉलेज के दिनों से सहेलियां थीं, लेकिन उनके बीच हमेशा एक अनकही होर रहती थी। पार्टी में पहुंचते ही सबकी नजरें राघव पर टिक गई। जहां सब लोग करोड़ों के सूट और हीरे पहने थे, राघव ने एक साधारण सा सूट पहना था। ईशानी ने उसे एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, देखो राघव, चुपचाप एक कोने में खड़े रहना, किसी से बात मत करना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। तभी नेहा और उसके अमीर पति समीर वहां आ गए। समीर को अपना पुराना बदला लेने का सही मौका दिख रहा था। समीर ने हाथ में वाइन का गिलास लेकर राघव की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, ईशानी, बिजनेस में तो तुम्हारी हालत पतली है ही, पर क्या घर की माली हालत इतनी खराब है कि दामाद जी को एक अच्छा सूट तक नहीं दिला सकी, या फिर इन्हें कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है? महफिल में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। ईशानी शर्म से लाल हो गई, लेकिन समीर यहीं नहीं रुका। उसने अब सीधे ईशानी पर हमला किया। वैसे ईशानी, सुना है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया है। तुम्हारी कंपनी अब एक डूबता हुआ जहाज है। अगर चाहो तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दे दूं। ईशानी असहाय महसूस कर रही थी। नेहा ने समीर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो पीछे खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपमान की सीमा तब पार हो गई जब समीर ने राघव की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्तों से कहा, ये देखो दोस्तों, ये है आज का आदर्श पति। ना कोई काम, ना कोई पहचान, बस अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाला एक पालतू इंसान। तभी राघव खामोशी तोड़ते हुए आगे आया।
उसने समीर की आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, समीर जी, जो दूसरों के गिरने का इंतजार करते हैं अक्सर उनके अपने पैर लड़खड़ा जाते हैं। कल सुबह तक का इंतजार कीजिए, किस्मत की बाजी पलटते देर नहीं लगती। समीर ठहाका मारकर हंसा। ये घर जमाई अब मुझे बिजनेस सिखाएगा। तभी राघव ने चुपके से एक मैसेज भेजा। अचानक समीर के फोन पर एक मैसेज आया। समीर घबरा गया और उसका ध्यान ईशानी के अपमान से हटकर अपने फोन पर चला गया। राघव ने ईशानी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ईशानी, यहाँ हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ईशानी पार्टी से बाहर तो आ गई, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। राघव रोज की तरह सुबह सबसे पहले उठा, बिना आवाज किए नाश्ता बनाया, बगीचे में पौधों को पानी दिया और ईशानी की फाइलें करीने से उसके बैग में रख दी। ईशानी ने फाइलें देखी, लेकिन धन्यवाद का एक शब्द नहीं निकला। उसकी नजर में राघव अब भी वही था, एक मजबूरी, एक बोझ। ऑफिस पहुंचते ही ईशानी को पहला झटका लगा। मीटिंग रूम में माहौल गर्म था, बोर्ड मेंबर्स के चेहरे उतरे हुए थे। ईशानी जी, एक सीनियर डायरेक्टर ने फाइल मेज पर पटकी। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया है। ईशानी का दिल धक से रह गया। कैसे? टेंडर तो हमारा पक्का था। नहीं, डायरेक्टर ने धीमी आवाज में कहा। रॉयल ग्लोबल ने आखिरी वक्त पर ऐसी बोली लगाई कि हम मुकाबला ही नहीं कर पाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशानी को पसीना आने लगा। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पर मल्होत्रा ग्रुप की साख टिकी थी। उसी शाम घर लौटते वक्त ईशानी का फोन लगातार बज रहा था। शेयर मार्केट अलर्ट, मल्होत्रा ग्रुप शेयर्स फॉलिंग। उसमें गाड़ी रुकवाई, दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। शेयर गिर रहे थे तेजी से। उसके गले में कुछ अटक गया। घर पहुंची तो श्रीमती मल्होत्रा सोफा पर बैठी थीं। माँ, ईशानी की आवाज कांप रही थी। कंपनी में सब ठीक नहीं चल रहा। श्रीमती मल्होत्रा ने बिना देखे कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम मल्होत्रा हैं। ईशानी थोड़ी खामोशी के बाद फिर बोली, रॉयल ग्लोबल ने हमारा टेंडर छीन लिया है। अगर कल तक 500 करोड़ का निवेश नहीं मिला तो मल्होत्रा ग्रुप नीलाम हो जाएगा। तभी राघव चाय की ट्रे लेकर अंदर आया। श्रीमती मल्होत्रा की नजर उस पर पड़ी तो उनका चेहरा सख्त हो गया। देखा, उन्होंने चाय का कप लेते हुए कहा, ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। जब से ये घर में आया है हमारी किस्मत डूब गई है। राघव ने शांत भाव से ईशानी की ओर हाथ बढ़ाया। ईशानी, अगर तुम मुझे अपनी फाइल्स देखने दो तो शायद मैं। चुप रहो, ईशानी ने उसे धक्का देते हुए कहा। तुम्हें हल चलाने के अलावा आता क्या है? जाओ और जाकर झाड़ू लगाओ। बिजनेस की बातें तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन अंदर कहीं पहली बार उसे डर लगा। उस रात ईशानी देर तक सो नहीं पाई। उसे याद आ रहा था राघव का शांत चेहरा, उसकी बिना शिकायत वाली आंखें। इतना चुप कैसे रह सकता है कोई? उसने मन ही मन सोचा। उधर मल्होत्रा मैंशन के एक कोने में राघव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर शेयर ग्राफ नीचे जा रहा था। उसने हेडफोन लगाया और एक वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर एक विदेशी बोर्ड रूम दिखाई दिया। सब खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर। राघव की आवाज अब अलग थी, भारी, आदेश देने वाली। अभी नहीं, उसने कहा, थोड़ा और गिरने दो। डर जरूरी है ताकि सबक याद रहे। स्क्रीन ब्लैक हो गई। राघव ने लैपटॉप बंद कर दिया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, ML ग्रुप इन ट्रबल। ईशानी का हाथ कांप गया। उसने किचन की तरफ देखा। वहां राघव चुपचाप रोटी सेक रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन पहली बार ईशानी को लगा इस घर में सबसे शांत आदमी शायद सबसे खतरनाक भी हो सकता है। मल्होत्रा मैंशन में हवा भी भारी थी। न कोई हंसी, न कोई आवाज, बस दीवारों में टंगी महंगी तस्वीरें जैसे सब कुछ देख रही हों। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, लेकिन डर सांस से भी तेज था। ड्राइंग रूम में श्रीमती मल्होत्रा बैठी थी। पूजा की थाली सामने थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। एक नहीं, दो नहीं, कई आवाजें। दरवाजा खुला। बैंक के लोग खड़े थे, सूट बूट में, कागजों के साथ। मल्होत्रा जी, एक सख्त आवाज गूंजी, ये कुर्की का नोटिस है। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसकी आवाज गले में ही टूट गई। ये कोई गलती होगी। बैंक मैनेजर ने कागज आगे बढ़ाया। अगर 7 दिन में 500 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ तो ये घर, ये कंपनी, सब कुछ सील कर दिया जाएगा। श्रीमती मल्होत्रा की नजर सीधे किचन की तरफ गई। वहां राघव शांत भाव से चाय बना रहा था। देखा, वो चीख पड़ी, मैंने कहा था ना, ये आदमी हमारे घर के लिए मनहूस है। राघव ने चाय की ट्रे उठाई और बिना किसी घबराहट के ड्राइंग रूम में आया। चाय। उसकी आवाज में न सफाई थी, न डर, बस सुकून। राघव बैंक मैनेजर के पास गया। धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए उसके कान में कुछ कहा। बस एक लाइन, एक पल। बैंक मैनेजर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने फाइल बंद की, पीछे मुड़कर कहा, चलो। ईशानी चौंक गई। रुको, अब जा क्यों रहे हैं? मैनेजर ने पलट कर देखा। उसकी आवाज अब अलग थी। मैडम, आज नहीं। और वो लोग बिना कुछ कहे वापस चले गए। घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। ईशानी की नजर सीधे राघव कर गई।
तुमने उनसे क्या कहा? राघव ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि साहब अंदर सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आइए। ईशानी को समझ नहीं आया, लेकिन दिल ने कहा यह महज एक इत्तेफाक था। दोपहर तक ऑफिस में कोहराम मच चुका था। बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे थे, अगर आज शाम तक पैसे नहीं आए तो मल्होत्रा ग्रुप खत्म। ईशानी सिर पकड़कर बैठ गई, सब खत्म हो चुका था। तभी दरवाजा खुला, सेक्रेटरी भागता हुआ अंदर आया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैम चमत्कार हो गया। ईशानी ने चिढ़कर पूछा, क्या हुआ? क्या बैंक वालों ने हमें और मोहलत दे दी? सेक्रेटरी ने हाफते हुए कहा, नहीं मैम, उससे भी बड़ा कुछ हुआ है। आरआर होल्डिंग्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है, उन्होंने अभी अभी हमारे अकाउंट में 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने हमारी कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए हैं और हमें डूबने से बचा लिया है। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा, लेकिन ईशानी हैरान थी। उसने आरआर होल्डिंग्स के बारे में सुना था, लेकिन वे इतनी आसानी से किसी डूबती कंपनी में पैसा नहीं लगाते। उसने सोचा, आखिर कौन है वो जिसने मुझे बिना मांगे इतनी बड़ी मदद भेजी? तभी ईशानी के फोन पर एक ऑफिशियल मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें लिखा था, नमस्ते ईशानी जी, आरआर होल्डिंग्स के चेयरमैन की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि कल शाम 7 बजे हम निवेश की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपके घर मल्होत्रा मैंशन पहुंचेंगे। कृपया उपस्थित रहें। शाम को वो घर पहुंची। श्रीमती मल्होत्रा खुशी से रो रही थी। देखा, किस्मत ने साथ दिया। तभी राघव झाड़ू लगाते हुए पास से गुजरा। बधाई हो ईशानी, उसने धीरे से कहा। सुना है कंपनी बच गई। श्रीमती मल्होत्रा का चेहरा फिर सख्त हो गया। कल आरआर होल्डिंग्स के लोग आ रहे हैं, तुम सामने मत आना, बड़े लोग हैं, तुम्हें देखेंगे तो इज्जत घटेगी। राघव ने सर झुकाया, जैसा आप कहें। रात को राघव चुपचाप बर्तन धो रहा था और उसी पल राघव ने अपनी जेब से फोन निकाला, एक मैसेज टाइप किया, टुमारो 7 PM रिवील। अगले दिन शाम के ठीक 7 बजे थे। मल्होत्रा मैंशन आज पहले से ज्यादा चमक रहा था। झूमर, फूल, महंगे परफ्यूम की खुशबू, सब कुछ बता रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। ईशानी और उसकी माँ शीशे के सामने खड़ी थी। महंगे कपड़े, सजी हुई मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सा डर। गेट पर एक लग्जरी कार आकर रुकी। सूट बूट में आदमी मिस्टर खन्ना उतरा और अंदर आया। ईशानी आगे बढ़ी। वेलकम मिस्टर खन्ना, ईशानी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। मिस्टर खन्ना, आपके बॉस कहाँ हैं? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिस्टर खन्ना ने इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैम मेरे बॉस तो यही हैं। उन्होंने कहा था कि वो इस घर के दामाद हैं। ईशानी और उसकी माँ के होश उड़ गए। ईशानी हकलाते हुए बोली, दामाद? आप क्या कह रहे हैं? मेरा पति तो वो है। उसने किचन की तरफ इशारा किया जहां राघव गंदे कपड़ों में सब्जियां काट रहा था। श्रीमती मल्होत्रा ठहाका लगाकर हंसी। मिस्टर खन्ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो एक मामूली किसान है, इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि 600 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। मिस्टर खन्ना ने गंभीरता से राघव की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। राघव के चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कांप जाएं। जैसे ही राघव हॉल रूम में पहुंचा, ईशानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने मिस्टर खन्ना के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस किया और राघव को देखते ही चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राघव? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब घर में इतने बड़े मेहमान आए हो तो तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए? अपनी शक्ल देखो और अपनी हैसियत देखो, तुम इन बड़े लोगों के बीच खड़े होने के लायक भी नहीं हो। श्रीमती मल्होत्रा ने भी मौके का फायदा उठाते हुए जहर उगलना शुरू कर दिया। अरे ईशानी, इसे क्या पता कि बिजनेस मीटिंग्स और शिष्टाचार क्या होते हैं। राघव, तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हो? जाओ जाकर मिस्टर खन्ना के लिए पानी लाओ और फिर चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांजो। तुम्हारी ये गंदी ड्रेस और ये देहाती चेहरा देखकर कहीं मिस्टर खन्ना का मूड खराब ना हो जाए और हमारी डील कैंसिल ना हो जाए। अपनी मनहूसियत यहाँ मत फैलाओ, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। राघव एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वो शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई अब ईशानी को डरा रही थी। ईशानी ने उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया और कहा, सुना नहीं तुमने? तुम एक नौकर हो। और इससे पहले कि ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती, हॉल में एक ऐसी घटना हुई जिसने माँ बेटी के होश उड़ा दिए। मिस्टर खन्ना तेजी से राघव की ओर बढ़े। उन्होंने सबके सामने झुककर बड़े आदर से कहा, गुड इवनिंग सर, आपके कहे अनुसार सारा निवेश पूरा हो गया है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। ईशानी की आंखों में अविश्वास था और उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था। श्रीमती मल्होत्रा हकलाते हुए बोली, मिस्टर खन्ना, आप होश में तो है? ये राघव आरआर होल्डिंग्स का मालिक, ये तो यहाँ झाड़ू लगाता है, हमारे ताने सुनता है। मिस्टर खन्ना ने कड़े स्वर में कहा। श्रीमती मल्होत्रा, जिन्हें आप ताने मार रही थी, वो राघव राज सिंह हैं, एशिया के सबसे बड़े निवेशक। इन्होंने अपनी सादगी के कारण खुद को छिपा रखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई औकात नहीं है। राघव, जो अब तक खामोश था, उसने अपने हाथ पोंछे
और सोफे पर बड़े ही राजसी अंदाज में बैठ गया। उसने ईशानी की तरफ देखा, जिसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। राघव ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, ईशानी, तुमने मुझसे पूछा था ना कि एक किसान बिजनेस क्या समझेगा? आज उसी किसान के एक दस्तखत ने तुम्हारी पूरी पुश्तैनी जायदाद को नीलाम होने से बचा लिया। ईशानी के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने राघव को मुफ्त का नौकर कहा था। वो कांपती आवाज में बोली, राघव, अगर तुम इतने बड़े इंसान थे तो तुमने हमसे ये सब क्यों छिपाया? क्यों सहते रहे मेरी माँ की गालियां और मेरा तिरस्कार? राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरे ससुर जी यानी तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। वो जानते थे कि दौलत ने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का दिमाग खराब कर दिया है। वो देखना चाहते थे कि क्या तुम एक इंसान की इज्जत उसकी शख्सियत के लिए कर सकती हो या सिर्फ उसके बैंक बैलेंस के लिए। राघव आगे बढ़ा और ईशानी के पास जाकर रुका। लेकिन मुझे दुख है ईशानी कि तुम इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई। तुमने एक पति नहीं, एक दौलत की मशीन ढूंढी थी। जब तक तुम्हें लगा मैं गरीब हूं, मैं तुम्हारे लिए कचरा था। और आज जब पता चला कि मैं अमीर हूं, तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इज्जत नहीं बल्कि डर और पछतावा है। श्रीमती मल्होत्रा, जो अब तक डरी हुई थी, अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, अरे दामाद जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप हमारे गुस्से को झेल पाते हैं या नहीं। आखिर आप हमारे घर के चिराग हैं। राघव ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। बस कीजिए माँ जी, आपकी सच्चाई अब इस घर की दीवारों को भी पता चल चुकी है। तभी राघव के फोन पर एक मैसेज आया। उसने खन्ना की तरफ देखा और कहा, खन्ना, मल्होत्रा ग्रुप के सारे पेपर्स तैयार करो। मुझे एक बड़ा फैसला लेना है। ईशानी घबरा गई। राघव, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम हमसे बदला लोगे? राघव ने अपनी फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, फैसला कल सुबह होगा। और हाँ, आज रात का खाना मैंने बना दिया है। शायद इस घर में मेरा बनाया हुआ वो आखिरी खाना हो। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन मल्होत्रा मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। ईशानी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार राघव का चेहरा आ रहा था। वो राघव जो चुपचाप उसकी गालियां सुनता था, और वो राघव जो कल रात एक सम्राट की तरह आदेश दे रहा था। तभी बाहर एक काली लग्जरी गाड़ी रुकी। राघव सूट बूट में उतरा। उसके पीछे वकीलों की एक पूरी फौज थी। ईशानी और उसकी मां हॉल में आकर खड़ी हो गई। श्रीमती मल्होत्रा कांपती आवाज में बोली, राघव बेटा, क्या तुम हमसे सब कुछ छीन लोगे? क्या तुम हमें सड़क पर ले आओगे? राघव ने मेज पर कुछ कागज रखे। उसने ईशानी की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी कंपनी के पेपर्स हैं। मैंने मल्होत्रा ग्रुप के सारे कर्ज चुका दिए हैं और अब तुम्हारी कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है। इसमें 51% शेयर्स मेरे हैं और 49% तुम्हारे। ईशानी ने रोते हुए पूछा, और इन दूसरे पेपर्स में क्या है राघव? क्या ये तलाक के कागज हैं? राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं ईशानी, ये इस घर के पेपर्स हैं। मैंने ये घर तुम्हारे और माँ जी के नाम कर दिया है। मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाने आया हूं कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसके काम से नहीं, उसके चरित्र से होती है। ईशानी राघव के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो राघव, मैं दौलत के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उस इंसान को नहीं देखा जो मुझे टूटने से बचा रहा था। तुम चाहो तो मुझसे सब छीन लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव ने उसे सहारा देकर उठाया और नरमी से कहा, ईशानी, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खोया हुआ सम्मान वापस पाना मुश्किल होता है। मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब यहाँ घर जमाई नहीं, बल्कि एक पति और एक बेटे की इज्जत होगी। श्रीमती मल्होत्रा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने जिसे मिट्टी समझा वो तो हीरा निकला। मुझे माफ कर दो। राघव अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया और ईशानी वहीं खड़ी रह गई। करोड़ों की मालकिन तो वो बन चुकी थी, लेकिन उसने उस इंसान को खो दिया था जो उसकी असली दौलत था। अगर आप राघव की जगह होते तो आप क्या करते? छोड़ देते या माफ कर देते?